नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो देखने वाले हैं वो अपना हो जाएगा, ये अपना रहने वाला है बीएड वालों के लिए। क्या हो जाएगा? बीएड वालों के लिए हो जाता है ये पार्ट नंबर सेकंड है अपना। कौन सा पार्ट नंबर सेकंड हो जाता है? हमें आपको पता है, ये पहले बता रखा है। यहाँ पर संविधान की आपकी सीरीज चल रही है। किसकी? संविधान की आपकी सीरीज चल रही है। जीके की मैं सीरीज लेकर आने वाला हूँ, हिस्ट्री वाली, मैथ वाली, सब कुछ सीरीज लेकर आने वाला हूँ। सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी हम क्या चल रहे हैं, अभी हम संविधान को देख रहे हैं। पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले अगर पार्ट नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल उसको देख लेना, क्योंकि हम बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए और एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, हम 35 तक कर चुके हैं और आज हम चल रहे हैं 36 क्वेश्चन की ओर। तो बात करेंगे 1946 में चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। तो इससे पहले हमने देखा था, है ना, कि 398 पर क्या होता है, चुनाव होता है। इसमें आपको पता है, ये बाद में जब पहली बार में चुनाव होता है तो उस समय कितने होते हैं, 339 होते हैं। बाद में जो रह आते हैं वो कितने, 289 होते हैं, 89, 389। और बाद में 299 आते हैं जब मुस्लिम लीग अलग हो जाता है, तब की बात करते हैं। सीटें कितनी आती हैं आपको के 299 सीटें आती हैं बाद में। ठीक है भी। तो बात करेंगे 1946 में चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। तो सबको पता है ये बनाई कहां पर थी, क्योंकि जहां पर कांग्रेस की नहीं होगी, जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं होगी, वहीं पर तो ये चुनाव वहीं पर तो जीतेगी। और जीती कहां पर थी? कांग्रेस हार गई थी कहां से? पश्चिम बंगाल से। और बंगाल में सरकार किसकी बन गई थी? बंगाल में मुस्लिम लीग की बहुमत यहाँ पर देखने को मिली थी प्रांतों में। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। और यहाँ पर कांग्रेस की हार हुई थी, एक प्रकार से कम सीटें यहाँ पर देखने को मिली थी। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? बताओ ये किसने कहा था कि कांग्रेस को बाद में भंग कर देना चाहिए? कांग्रेस बनी कब थी? तो सभी को पता होनी चाहिए, 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? ए ओ ह्यूम करते हैं, है ना। ए ओ ह्यूम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और पहली जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। ये मैंने पहले मुंबई नहीं कहते, पहले बंबई कहते थे, तो बंबई में हुआ था, ये आपको पता होनी चाहिए। कौन थे उस समय अध्यक्षता, कौन कर रहे थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और उस समय कितने लोगों ने यहाँ पर भाग लिया था? तो 72 लोगों ने भाग लिया था। इतनी सत्याग्रही से कहते हैं, है ना, इसे सत्याग्रही कहते हैं। इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था कांग्रेस के पहले अधिवेशन में? ध्यान रखना, 72 लोगों ने भाग लिया था। मुंबई में हुआ था। ए ओहरम इसके कौन थे? अध्यक्षता में कह सकते हैं, मतलब ये इसमें सीईओ कहते हैं ना वर्तमान में, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं, ये अध्यक्षता करते हैं। और जो पहला अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। और 72 सत्याग्रही यहाँ पर उसमें भाग लेते हैं, मुंबई में होता है। इतनी बात आपको साथ में याद ही रखना है। तो बात करेंगे निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल में भंग कर दिया जाएगा? ये कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा जिस प्रकार से हमारी स्वतंत्रता होती है उसी के बाद क्या होगा, कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। ठीक ना, ये महात्मा गांधी ने विचार दिए थे। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इसको देखिएगा, थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है भी, आप क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले वाला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही कौन सा गलत आपको चूज करना है यहाँ पर। तो पहला देखा है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श को की परिणत भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित होने के रूप में हुई थी। पहले ध्यान से देखा जाए तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन को जो विचार विमर्श हुआ था वो एक प्रकार से भारतीय अधिनियम जो हुआ था 1935 उसके तहत रूपरेखा गई थी। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही रखी आप। आगे देखा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उद्बंध किया था। ये भी बात बिल्कुल सही है ना, बाद में किया ही था। तो बात करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी सही रहेगा, ये भी सही रहेगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 1 और 2 दोनों सही रहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परम सत्य आंसर इसका हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही कौन सा गलत है ये आपको बताना है। चलो पहले देखेंगे तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज की रूपरेखा 22 जुलाई 1947 को बनाई थी। बिल्कुल वेंकैया नायडू के द्वारा बनाई गई थी, ये बात बिल्कुल सही है। बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र के 21 तीलियां हैं, बिल्कुल गलत है। 24 तीलियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो ये तो गलत है। राष्ट्र
ध्वज की लंबाई और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है? 3:4 होता है, बिल्कुल गलत है। 2:3 होता है, ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा रहेगा? केवल फर्स्ट सही रहेगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा? केवल फर्स्ट सही रहेगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 40 कथन है, उसका कार्ड दे रखा है, फिर दोनों को चेक करना है पहले तो पहले को देखेंगे, भारत का अधिनियम देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो भारत का संविधान है वो देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। हाँ बिल्कुल सही है, जो भी देश में प्रॉब्लम खड़ी होती है उनको सही करता है, ये बात बिल्कुल सही है। उससे लोग डरते हैं हमारे संविधान से, ठीक है ना। बात करेंगे इसका कार्ड देख लेते हैं। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। एक बात बताओ, जो हमारा संविधान है उसको गृह संविधान कहते हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि वो हमारा देश क्या है, एक प्रकार से घर ही तो है। हमारा देश क्या है, एक प्रकार से घर ही तो है हमारा। तो इस देश में क्या होता है, इस देश के अनुसार जो इस देश में नियम बनते हैं, नियम कानून बनते हैं, उनका संग्रह ही क्या कहलाता है? उनका संग्रह ही संविधान कहलाता है। ये तो सभी को पता ही है ना। जो अपना देश है इसको चलाने के लिए जो नियम बनते हैं, है ना, जो राजनीतिक घटनाएं वगैरह बनती हैं उसको चलाया कैसे जाएगा, इसके नियम के थ्रू, है ना। कौन कौन से नियम किसके थ्रू, जो भी नियम बनते हैं उसी को इकट्ठा करके जो नियमों को किसी एक किताब में सजोया जाता है, एक किताब में सजोया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसी को हम संविधान कहते हैं। तो इस प्रकार से ये बात बिल्कुल सही है, इसको एक गृह संविधान कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। मगर देखा जाए तो भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, क्या इसका कारण है ये? इसको एक गृह संविधान कहते हैं? बिल्कुल गलत है, ये संविधान का कारण नहीं है। बात तो दोनों सही कही गई मगर कार्ड गलत दिया गया। तो आंसर क्या रहेगा? देखो, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही है, स्पष्टीकरण करता है, बिल्कुल गलत। ए आर दोनों सत्य हैं परंतु आर एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं करता, ये बात बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 मिनट बस। अब बताओ आंसर क्या रहेगा इसका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति गठित कब हुई थी ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर टोटल 7 होते हैं, जिसमें एक मुख्य होते हैं जो बी आर अम्बेडकर होते हैं, 6 अन्य लोग होते हैं। तो हमसे पूछा है अन्य सदस्य कौन थे प्रारूप समिति को, मतलब यहाँ देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य कितने थे? तो अन्य पूछेगा तो हमें एक तो बी आर अम्बेडकर ही है मेन, और अन्य कितने थे? अन्य 6 थे। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 6 रहेगा इसका, 7 मत लगा देना, टोटल 7 थे, ठीक है ना। वो अन्य सदस्य की बात कर रहा है, एक अध्यक्ष को छोड़कर। तो अन्य की बात करेंगे, अन्य कितने थे? 6 थे। प्रारूप समिति गठन भी आपको ध्यान रखना है। प्रारूप समिति गठन होता है 29 अगस्त, कब होता है? 29 अगस्त 1947 में होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, पूछ लेगा। बात करते हैं आगे, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप यही की बात कर रहा है ना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 में। संविधान के जो स्ट्रक्चर वगैरह जो बन के बी आर राय जो थे, उन्होंने जो भी संविधान को इकट्ठा करके दिया था कि इन संविधान में से आपको छांटना है, और जो मैंने बना दिए हैं बस उनको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चेक करने के लिए ये प्रारूप समिति लेकर आए थे। संविधान मतलब सभी प्रांतों के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा गठित की गई थी प्रारूप समिति, संविधान को सिर्फ चेक करने के लिए। बी आर राव ने पहले तैयार करके दे दिया था कि आप इसको चेक कर लो, जो गलतियां हो उसको सुधारने के लिए, जो गलतियां थी उनको सुधारने के लिए प्रारूप समिति गठन हुआ था। तो बी आर अम्बेडकर उसके अध्यक्ष बने थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको देखेंगे। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? तो ये देखो 1937 की बात हो रही है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, वो भी यूपी की बात हो रही है। यूपी में किसको दिया गया था वित्त विभाग? अगर हम बात करें 1947 की, तो 1947 में दिया गया था, कौन थे? वो थे षणमुगम चेट्टी जी। मगर यहाँ पूछ रखा है 1937 में, तो वो कौन थे? रफी अहमद किदवई थे। कौन थे? रफी अहमद किदवई आपको देखने मिलेंगे यूपी के अंदर, ठीक है ना। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा सी। और वैसे 1947 की बात करेगा तो वो कौन थे? षणमुगम चेट्टी जी आपको देखने को मिलेंगे, वित्त मंत्रालय, ठीक है, उसके अधीन था। बात करते हैं आगे, इनको देखेंगे। भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? देखो बताओ, प्रारूप अभी हमने देखा था 29 अगस्त 1947 में इसका गठन किया गया था। इसके बारे में पूरा मैंने बताया। 7 लोग थे, एक हो जाते हैं तुम्हारे बी आर अम्बेडकर, उसके अध्यक्ष बने थे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इसको देखना है। बात करेंगे निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया था? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस संविधान ने
संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो, है ना, देखा जाए तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और देखा जाए तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत की बात कर रहा है ना। और इसका अनुमोदन किसने किया था? आपको पता है, हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसका अनुमोदन किया गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये तो। आपको वही ये वाला जो हो जाएगा हिंदू मुस्लिम बीज बोने के लिए क्या आया था, है ना, मार्ले मिंटो वाला। ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड हो जाएगा तुम्हारा 1919 वाला। इसमें यूपीएससी हो गया तुम्हारा, कैग हो गया, ठीक है ना, महिलाओं को वोट देने का अधिकार हो गया। ये सारे के सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अध्यादेश आपको यहाँ देखने को मिलेगा, अखिल भारतीय सेवाएं देखने को मिलेंगी, भाग वगैरह इसी में जुड़े जाते हैं, है ना। वो कौन सा था, वो अपना था 1935 अधिनियम। आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा अभी। चलो इसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 को देखना है। 46 का आंसर है, संविधान सभा की प्रांतीय समिति, जो प्रांतीय समिति थी, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांत मतलब राज्यों की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, राज्यों। तो राज्यों को उसमें मिला कौन रहे थे, प्रांतों को इकट्ठा कौन कर रहे थे, वही इसके बनेंगे। तो इकट्ठा कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो गृह मंत्री कहलाते हैं पहले, है ना, पहले गृह मंत्री, पहले उपराष्ट्र मंत्री, सॉरी उप प्रधानमंत्री, सारे सारे आपको कौन मिलेंगे, ये आपको पटेल जी अपने मिल जाते हैं, ठीक है। तो गृह मंत्री आप ध्यान रखना, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, मोटा भाई अमित शाह है। आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखना है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी, ये बताना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी, ये बताना है। चलो आंसर बताओ क्या रहेगा, एक बार चेक करो सभी लोग, थोड़ा समय देंगे यहाँ पर क्योंकि डेटे रखेंगे। देखो बी.आर. की बात करेगा तो ऐसे याद करो, बियर, बियर मतलब डॉक्टर बी.आर. तो बियर पीने की बात हो रही है यहाँ पर, बियर पीने की बात हो रही है। तो बियर पियेंगे तो क्या बताएंगे आपको कि बिल्कुल ये क्या है, ये क्या है भाई, पहले तो ये बताओ, ये क्या बन बे, ये क्या बन बे, और ये क्या छुपा रहे हो, छुपन, ये क्या छुपा रहे हो भाई, बियर छुपा रहे हैं, और बन क्या रहा है भाई, बियर बन रही है। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, बन क्या रहा है भाई, क्या बना रहे हो, ये 1991। भाई क्या छुपा रहे हो भाई, बियर छुपा रहे हैं और बियर ही बना रहे हैं। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बात करेंगे किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो किस वर्ष में जनगण मन, आपको पता ही है जनगण मन हो गया, राष्ट्रगीत हो गया, है ना, इन दोनों को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब, 24 जनवरी, ध्यान रखना, दोनों को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 के लिए ही, ठीक है भाई। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जनगण मन हो चाहे आपका राष्ट्रीय गीत हो, मगर बस झंडा ध्यान रखना, झंडा को अपनाया गया था, झंडा को भी याद करना, झंडा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 में, 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था झंडा। तो ये भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा बातें को याद रख लेना है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और हमें राष्ट्र चिन्ह की बात करेगा तो राष्ट्र चिन्ह 26 1950 को अपनाया गया था। चलो अगले देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए ये आराम से साफ देखें। आगे बात करते हैं, इसको देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। वह कह रहा है कि संविधान पांडुलेखन समिति के निम्न में से कौन सदस्य नहीं थे। तो पांडुलेखन बात वही हो रही है, रूपरेखा की बात कर रहा है ना, मतलब प्रारूप समिति की बात कर रहा है। पांडुलेखन कहे या प्रारूप समिति कहे, बात एक ही है। तो बताओ आंसर क्या रहेगा, संविधान पांडुलेखन समिति की या प्रारूप समिति के निम्न में से कौन सदस्य नहीं थे। तो आपको पता ही है, एक तो बी.आर. अम्बेडकर थे, 6 अन्य लोग थे, तो बस उनमें से हमें चूज करना है कौन से नहीं थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह बिल्कुल सही थे, ये तो है, और मुंशी प्रेमचंद भी थे, सॉरी कि हम मुंशी भी थे, और अय्यर जी भी थे, मगर नेहरू जी नहीं थे, है ना। नेहरू जी क्या कर रहे थे, संघ को उस समय संभाल रहे थे। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये संघ समिति के जितने संघ संबंध होंगे उसमें सारे के सारे नेहरू जी देखने को मिलेंगे। तो आंसर क्या रहेगा इसका, नेहरू रहेगा। नेहरू इस समय पांडुचेरी लेखन के नहीं थे, ठीक है भाई। चलो आगे बात करेंगे, आगे आंसर भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब, संविधान सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, सभी को पता है, हमारे संविधान के सभा के द्वारा। जो संविधान सभा चुनकर आई थी, संविधान सभा बनी थी, जो प्रांत वगैरह और जो देशी राजते थी उनसे चुनकर जो आए थे, उसके तहत ही क्या हुआ था, संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया था। आगे बात करेंगे, इसको देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। कह रहा है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। आपको सभी को पता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह
भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था, यह बताना है। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था, ये सभी लोग निकालेंगे। आंसर क्या रहेगा? भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो राजकीय, अभी मैंने बताया था राजकीय चिन्ह जो शुभ है वो 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को इसको अंगीकृत किया गया था। ठीक है भी, आगे बढ़ते हैं। इसको देखेंगे, यहाँ देखा है संविधान निर्मात्री परिषद का, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताओ भी, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? फटाफट इस क्वेश्चन को निकालेंगे। आंसर क्या रहेगा? थोड़ा समय दिया जाएगा समझने के लिए। तो झंडा कौन फहराएगा, पहले तो ये बताओ। झंडा फहराएगा कौन? तो आपको राष्ट्रपति फहराएंगे। और राष्ट्रपति पहले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, जो स्थायी अध्यक्ष थे। उन्हीं के अंतर्गत झंडा जो समिति थी वो आती थी। तो झंडा निमंत्रण जो परिषद है उसकी जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे। बात करते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये कब पारित किया गया था, ये आपको बताना। ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा दे रखा है। भारत की एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली है, बहुत डीपली दे रखा है देखा जाए तो, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं होगा, आपने दूसरे में भी आपने नहीं पढ़ा होगा इस क्वेश्चन के लिए। बात करेंगे, भारत की एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा 26 जुलाई 1946 में रखा गया था। कब? 26 जुलाई 1946 में आपको ये देखने को मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे। इसका आंसर, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी, ये बताना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपने तो सुना होगा, कोई भी आपको अगर लेक्चर भी किसी का देखा होगा तब भी आपको देखने को ये मिलता है। बात करेंगे, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार हुआ करती थी? उस समय लेबर पार्टी की सरकार आ चुकी थी। तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा लेबर पार्टी। ठीक है भी, चलो आगे बात करेंगे। आगे आंसर क्या रहेगा? इसमें हो सकता है कि आप लिबरल पार्टी के अनुसार थोड़ा सा गलत कर भी सको, है ना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होने का चांस रहता है। तो आपको ध्यान रखना, लेबर पार्टी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेबर, ऐसा करना, छोटी लेबर होती है ना, लेबर होती है मालिक से छोटी होती है। जब लेबर पार्टी ने यहाँ पर एक प्रकार से भूमिका निभाई थी, ऐसा कर लेंगे आप। ठीक है, इस प्रकार आपको याद हो सकता है ये। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, आपको सबको पता है कि भाई 24 मार्च 1946 की बात है। कौन सी? 24 मार्च 1946 की बात है। इस समय क्या आता है? कैबिनेट में भारत आता है, ठीक है ना, कैबिनेट में भारत आता है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में संविधान सभा का गठन होता है 6 दिसंबर 1946 को। शायद 6 दिसंबर 1946 को आपको संविधान सभा गठन मिलता है। उसके बाद 3 दिन के बाद 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सबसे बूढ़े व्यक्ति सचिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। उसके बाद में होती है 11 दिसंबर के लिए, 11 दिसंबर 1946 में बैठक होती है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद में 13 दिसंबर की बात करें, 13 दिसंबर 1946 में जो नेहरू जी होते हैं वो क्या कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते हैं, जो बाद में जाकर 22 जुलाई 1947 को क्या बन जाता है? प्रस्तावना बन जाती है। ये सारी की सारी बातें आपको सीधी भाई याद होनी चाहिए। तो कह रहा है भारतीय संविधान सभा को पहली बैठक कब हुई थी? तो ये सभी को पता होनी चाहिए। पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए थे सचिदानंद सिन्हा के लिए। आगे बात करेंगे, इसको देखेंगे। यहाँ देखेंगे, देखा है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कब हुआ था, ये बताना है। पश्चिम बंगाल से हुआ था, मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था, तत्कालीन मध्य भारत से हुआ था, या पंजाब से हुआ था? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि बी आर अम्बेडकर का जब निर्वाचन हुआ था संविधान सभा के अंतर्गत, ठीक है ना, तो वो कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ से चुने गए थे? पहली बात ये, बिलोंग नहीं, कहाँ चुने गए थे? तो आपको मुंबई प्रेसिडेंसी के तहत चुने गए थे। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलो आगे बात करेंगे। आगे आंसर क्या रहेगा, इसको देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? सबको पता है, बर्मा जो भारत अलग हुआ था वह हुआ था 1935 के अधिनियम के तहत। इसके 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को अलग कर दिया गया था। बर्मा का पहले नाम क्या था? तो आपको स्वर्ण भूमि था। क्या था? स्वर्ण भूमि। ध्यान रखना, बर्मा का पहले नाम क्या हुआ करता था? पूर्व नाम वेद वगैरह देखने को मिलेगा, तो वहां पर स्वर्ण भूमि देखने को मिलेगा। इसका नाम कौन सा? स्वर्ण भूमि। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी। कौन सा? स्वर्ण भूमि इसका नाम हो जाता है। ठीक है ना,
चलो, और मलाया जो पड़ता है इंडोनेशिया के नीचे, मलाया, मलाया को इसे कहते थे स्वर्ण द्वीप कहते थे मलाया के लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। और बर्मा को वर्तमान में क्या कहते हैं, म्यांमार कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, इसे म्यांमार कहते हैं। ये मतलब ये आपको देखने मिलेगा जब वेद आप पढ़ोगे, तो उसके अगले जब आओगे तो उसमें आपको देखने को मिलता है, सारा की सारा बातें पढ़ने को देखने मिलती हैं हिस्ट्री में। तो बात करेंगे, इसको देखेंगे, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो मैंने आपको बताया था राष्ट्र ध्वज जो बना के तैयार किसने किया था, पिंगल वेंकैया ने किया था। पहली बार हमारा तिरंगा जो था कहाँ पर फहराया गया था, तो आपको पता है, ये भी पूछ लेगा। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में जो होता है, 1929 में जो लाहौर अधिवेशन आपको देखने को मिलेगा, है ना, जिसकी नेहरू जी अध्यक्षता कर रहे थे। और नेहरू जी ही इसको फहराते हैं कहाँ पर, रावी नदी के तट पर। आपको पता ही है, रावी नदी के तट पर रात के 12 बजे फहराते हैं। और डेट क्या होती है, डेट भी आपको ध्यान रखना है, 31 दिसंबर 1929 की ही डेट थी, लास्ट डेट था बिल्कुल, है ना, 1929 की डेट थी, लास्ट दिन था, पूरी वर्ष का भी लास्ट दिन था। उस दिन क्या होते हैं, नेहरू जी रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराते हैं, ये आपको पता ही होगी इसके बारे में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1930 की बात है, 26 जनवरी 1930 को यहाँ पर ही जो कहते हैं कि भाई पूर्ण स्वराज की मांग यहीं पर जाती है। और अपने संविधान लागू की बात करने की बात हुई, पूर्ण स्वराज के दिन ही क्या करते हैं, संविधान लागू करते हैं 26 जनवरी 1950 के लिए। यही कारण था कि 24 जनवरी को बनकर तैयार हो गया था, और सब कुछ तैयार कर दिया गया था, सब कुछ उन्होंने एक प्रकार से तैयार कर दिया था कि हम लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। मगर कुछ जो क्रांतिकारी थे उन्हें कहा कि भाई नहीं, आपको जो पूर्ण स्वराज हमारा दिन था उस दिन लागू करेंगे। तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखा है राष्ट्र ध्वज को अपनाया, अभी हमने देखा था 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था राष्ट्र ध्वज के लिए। आगे बात करेंगे, इसको देखेंगे, कह रहा है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये बताना है। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, तो हमने आपको बताया था उद्देश्य प्रस्ताव आता है 13 दिसंबर 1946 के लिए। 13 दिसंबर 1946 को कहता है नेहरू जी प्रस्ताव लेकर आते हैं, आपको सभी को हमने बता रखा है। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जब आता है तो 22 जनवरी की बात है, 22 जनवरी 1947 को क्या होता है, यह उद्देश्य प्रस्ताव हमारी प्रस्तावना का रूप ले लेती है ना, प्रस्तावना का रूप ले लेती है। तो आपको यहाँ पर नेहरू जी लेकर आते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, ये बताना है। किसके द्वारा अधिनियमित बनाया, किसके द्वारा गया था, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, बताओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताओ भी बताओ किसके द्वारा। अरे सीधी बात है, जब संविधान सभा से जब जो बात करते हैं 389 जो चुनकर आए थे, उसके बाद में जो बाद में रह कितने गए थे, बाद में 299 रोल रह गए थे हमारे भारत के अंदर, क्योंकि मुस्लिम लीग अलग हो चुका था, है ना, 90 लोग यहाँ जा चुके थे। और बचे कितने थे, बचे कितने सदस्य थे, तो टोटल सदस्य तो आए थे, वो आए थे कितने थे, 389 सदस्य चुन के आए थे। मगर बाद में जो हिंदू और मुस्लिम अलग हो जाते हैं, उसके बाद बच कितने आते हैं, बच जाते हैं तुम्हारे 299, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 299 के तहत क्या बनती है, हमारी विधानसभा बनती है, और इसी विधानसभा के तहत संविधान का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा संविधान सभा के द्वारा। आगे बात करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। अब देखो 1946 में राष्ट्रीय सरकार का सदस्य कौन सा नहीं था, वो आपको यहाँ पर चूज करना है, बताओ भाई। सी राजगोपालाचारी थे, ये तो बिल्कुल थे, क्योंकि यही तो बने थे लास्ट अंतिम गवर्नर जनरल भारत, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने थे, सी राजगोपालाचारी, तो ये तो बिल्कुल बनेंगे। राजेंद्र प्रसाद तो थे ही थे, और जगवीर राम भी थे। मगर बात करेंगे राधा कृष्ण नहीं थे, ये तो बाद में आते हैं, ठीक है ना, राधा कृष्ण। और इन्हीं के तहत क्या होता है, आपको शिक्षक दिवस मनाते हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है भी, 4 सितंबर के लिए, 4 सितंबर 1988 में इनका जन्म होता है, राधा कृष्ण का। आगे बात करेंगे 1988 नहीं, 1888 में, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा, इन्हीं के तहत शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो बताइए, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत की संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, ये बताना है। संघीय न्यायपालिका, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखा जाए, संघीय न्यायपालिका किसके द्वारा की गई थी, पता है क्या, एक बात आओ। जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 के तहत, 1773 में क्या होता है, आपको 1774 में क्या बनती है, जिसके एलिजा इम्पे बनते हैं, उसके अध्यक्ष बनते हैं एलिजा इम्पे, 3 अन्य होते हैं जस्टिस होते हैं। तो यहाँ पर एलिजा इम्पे बनते हैं, एलिजा
इन पे आपको देखने को मिलते हैं, है ना, पहले चीफ जस्टिस। तो कब होता है ये? 1973 की बात है, ये कोई भी यहाँ पर सही नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। यह हमारा बिल्कुल लास्ट वाला देता कि 1935 वाला देता हो तभी हमारा राइट आता, क्योंकि 1935 के तहत 1935 का जो अधिनियम आता है उसके तहत 1937 में आप कहोगे दिल्ली में, कहाँ पर? दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। ये अगर ये होता तो हम इसको लगा सकते थे 1937 वाले के लिए, अधिनियम होता तो 1935 वाला, तो हमारा आंसर सही होता। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपको सबको पता है BN राव जो थे, सबको राय देते फिर रहे थे, संविधान को सलाह देते फिर रहे थे, तो BN राव यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव हो जाते हैं। आराम से याद कर सकते हो ट्रिक के अनुसार। इसको देखेंगे, इसका आंसर कह रहा है तुम्हारा, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? भारत में स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? बताओ, कानून मंत्री की बात कर रहा है। जब उस समय बना था तो कानून मंत्री कौन बने थे पहले? आपको सबको पता है, जो बलदेव सिंह थे वो तो आपको देखने को मिलेंगे, रक्षा मंत्री बने थे पहले। कौन बने थे पहले? रक्षा मंत्री। और आप कहोगे ये वाले, तो ये कौन बने थे? BR अम्बेडकर बने थे कानून मंत्री, है ना। यही क्या बनते हैं? कानून मंत्री बनते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छी प्रकार से रणनीति आती थी और ये कानून के तहत में बहुत अच्छे थे। क्योंकि नेहरू जी ने क्या कहा? नेहरू जी ने प्रस्तावना को कहा आत्मा, ठीक है। मुखर्जी ने क्या कहा? मुखर्जी ने मौलिक अधिकारों को आत्मा कहा। तो इस प्रकार सभी ने अलग अलग सबके मत हैं। BR अम्बेडकर ने कहा अनुच्छेद 32 के लिए आत्मा कहा, ठीक है ना। नेहरू जी ने प्रस्तावना के लिए आत्मा कहा, नेहरू जी ने प्रस्तावना जो अपनी है उसके लिए आत्मा कहा, क्योंकि इन्होंने प्रस्तावना बनाई थी तो इन्होंने प्रस्तावना के लिए आत्मा कहा। BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 के लिए आत्मा कहा। तो ये सारे के सारे अलग अलग मत हैं। इन पर आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो संविधान प्रारूप समिति, अभी हमने देखा था संविधान प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो हमने देखा था प्रारूप सदस्य, हाँ, प्रारूप समिति का सदस्य प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो हमने देखा था 29 अगस्त 1945। बार बार याद करोगे तो बिल्कुल याद रहेगा। 29 अगस्त 1947 में क्या होता है? जो प्रारूप समिति होती है, गठित होती है, एक बनते हैं BR अम्बेडकर और 6 अन्य लोग होते हैं। तो उन 6 अन्य लोगों में से आपसे पूछ रखा है कौन सा इसमें से थे। तो पहले रखा है क्या गोपालाचारी थे? बिल्कुल नहीं। नेहरू जी थे? बिल्कुल नहीं। पटेल भी नहीं थे। तो कौन थे? आपको अल्लादी कृष्णमूर्ति अय्यर यहाँ पर देखने को आपको मिल जाते हैं। अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। 7 लोग थे, टोटल समिति बनी थी, 6 लोग अन्य थे, 1 अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा आंसर सही रहेगा? अरे सॉरी हमने थोड़ा सा यहाँ पर जल्दबाजी कर दी। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में देखा नहीं ध्यान से, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं भाई, एक नहीं पूछ रखा है। तो देखा जाए तो कौन कौन से थे, है ना, कौन कौन से थे ये हमें चूज करना है। निकालो। सरदार पटेल थे? सरदार पटेल तो नहीं थे, ना ही नेहरू जी थे। यहाँ पर कौन थे? N गोपाला स्वामी थे और अल्लादी कृष्णमूर्ति अय्यर थे। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। ठीक है भी, 1 और अय्यर और गोपाला स्वामी दोनों होंगे। ठीक है भी, आगे बात करते हैं। इसको देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये किसने कहा था? किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये कहा था ऑस्टिन ने। किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। ये भी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे, आगे आंसर क्या रहेगा इसको देखना है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य क्या होते थे ये बताना है, संविधान के बारे में बताना है, थे कौन ये? उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित होते थे। एक बात आओ, जो प्रांतों के लोग थे उनके द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे? उतना टाइम ही नहीं था जो कि सीधे निर्वाचन किया था, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था। बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा अनुमत थे। तो बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा अनुमति मतलब नामित हुए थे? ये बात बिल्कुल गलत है ना, ये बात बिल्कुल गलत है। बात करेंगे प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे या फिर सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषताओं के लिए चुने गए थे? बिल्कुल गलत बात है। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इसके तहत गलत बात थी वाली। तो प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। जो प्रांत से विधानीय सभा चुनकर आई थी, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए थे, छोटे लोगों ने वोट दिए, उसके बाद में प्रांत के लोग चुने गए, प्रांत का जो सभा था उसके तहत फिर चुने गए, तो तब कहीं आए थे, है ना।
तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। ठीक है भी, आगे बात करेंगे, आगे आंसर देखेंगे इसका आंसर क्या रहेगा। ये प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर रहा हूं। इसकी बात करेंगे, यहाँ देखो निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन आपको निकालना है, गलत कथन कौन सा है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने में थोड़ी दिक्कत हो यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो चेक करेंगे। तो बात करेंगे, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। क्या संविधान सभा जो थी वो बड़ी संख्या में समिति बनाई थी? हाँ, देखो बात करते हैं 2 साल 11 माह 18 दिन बनकर तैयार हुआ था। वही बहुत बड़ी समिति आप देखी थी, कितनी समितियां थी, है ना, प्रांतीय समिति, अल्पसंख्यक समिति, सब समितियों को बनाकर प्रारूप समिति, इन सब के तहत इसको गठन किया गया था। बिल्कुल सही है, बड़ी संख्या में समिति बनाई गई थी और हमारे संविधान का प्रारूप बनाकर तैयार कर दिया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। अगले देखा जाए, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। हाँ बिल्कुल सही बात है, हमारे संविधान में किसी को भेदभाव नहीं किया गया है। बात करेंगे, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर हुआ था। क्या सार्वभौमिक हुआ था? सार्वभौमिक के लिए समय नहीं मिला था। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम में 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सम्मिलित थी। हाँ ये बात बिल्कुल सही थी, जो शिक्षित लोग थे उन्होंने ही यहाँ पर वोट किया था और यहाँ पर चुने गए थे यहाँ पर इस प्रकार से। मगर ये बिल्कुल गलत है कि निर्वाचित सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर हुआ था। क्या सबने वोट दिया था? क्या डायरेक्ट वोट हुआ था? अप्रत्यक्ष वोट हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते, इतना समय ही नहीं था कि सबसे वहां पर वोट लिया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो भी लोग शिक्षित थे उनसे जो पर्याप्त थे इसके मात्रा में, उनके तहत वोट देकर और यहाँ पर संविधान सभा गठन कर दिया गया था। अगले बढ़ते हैं, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। बताओ आंसर क्या रहेगा। सूची 1 और सूची 2 का क्या करना है, मिलान करना है। थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं मैं क्योंकि आपको साफ दिखाई दे। चलो निकालो आंसर क्या रहेगा। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ कौन थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हो सकता है कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है ये। बात करेंगे, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संवैधानिक सभा के सदस्य कौन थे, या संघ संविधान समिति के सदस्य कौन थे? तो क्वेश्चन को थोड़ा सा प्यार से देखा जाए तो आपको सबको पता है संघ में कौन बैठे थे। संघ में बैठे थे नेहरू जी। तो संघ समिति के तो नेहरू जी हो गए, इतना तो आपको पता चल गया कि पहले का दूसरा होगा, सॉरी चौथे का दूसरा होगा। तो चौथे का दूसरा यहीं पर था, आराम से आप इसका आंसर लगा सकते थे, मगर हमें सारा के सारा चेक करना है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपको वह थे मुखर्जी। कौन थे? HC मुखर्जी हो जाते हैं पहले। बात करें प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी आपसे पूछ रखा है, तो ये आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। KM मुंशी थे। एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? KM मुंशी थे प्रारूप समिति के अंतर्गत। आपको ध्यान रखना है, मैंने इसीलिए इसको हाईलाइट किया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्या था, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो वह कौन जाएंगे? कृष्णामाचारी हो जाएंगे, BT कृष्णामाचारी। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे हमने याद किए और आपने भी याद किए। ठीक है भी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। इसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 71, रेड क्लिफ समिति निम्नलिखित में से नियुक्त की गई थी। तो आपको पता है उस समय जो रेड क्लिफ था वो इंग्लैंड का क्या हुआ करता था। इंग्लैंड में जो हमारी जो बात करते हैं 24 अक्टूबर 1945 में जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उसके तहत जो रेड क्लिफ था वहां पर उस समय क्या हुआ करता था, ये बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हुआ करता था। बार एसोसिएशन मतलब जो युद्ध होते हैं उनका अध्यक्ष हुआ करता था। उनको रोकने के लिए जो भी कदम उठाता था ये यही उठाता था। ठीक है ना, और जो भी देश के बीचों में समस्याएं आती थी वो यही समिति सुलझाती है, बार एसोसिएशन। तो बार एसोसिएशन में उस समय रेड क्लिफ उस समय क्या हुआ करता था, उसका अध्यक्ष हुआ करता था। तो रेड क्लिफ हमारे भारत में आता है और फिर क्या करता है, भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने काम करता है। बिल्कुल नहीं, क्या अल्पसंख्यक को समझाएगा, वो तो हमारे देश की बात है। स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप से प्रेरित करता है, ये बात बिल्कुल गलत है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करता है, ये बात बिल्कुल सही है।
जब रेड क्लिफ आता है तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो झगड़ा वगैरह चलता है उसकी सीमा का निर्धारण कौन करता है? बार एसोसिएशन का अध्यक्ष होता है रेड क्लिफ, इसके द्वारा किया जाता है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद 14 अगस्त 1945 में क्या होता है? यहाँ पर दो देश अस्तित्व में आते हैं, एक आता है 14 अगस्त के लिए और एक अपना देश आता है 15 अगस्त के लिए। तो 14 अगस्त को पाक आता है और 15 अगस्त को अपना भारत आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखने मिलते हैं दो देश। आगे बात करेंगे, आगे आंसर क्या हो जाएगा इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। बात कर रहा है रेडक्लिफ समिति, सॉरी वही क्वेश्चन आ चुका है 71। अगले बढ़ते हैं, इसको देखेंगे। यहाँ लिखा है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और महिलाएं आपको पता है, महिलाएं जो महिला को वोट देने का अधिकार दिया गया था, वोट देने का अधिकार वो दिया गया था 1919 के तहत, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत, आपको पता ही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भी। तो बात करेंगे कुल महिलाएं कितनी थी संविधान सभा के अंदर, तो 15 महिलाएं हुआ करती थी। कितनी? 15 महिलाएं हुआ करती थी, ये भी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे, इसको देखेंगे। तो संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन हो सकता है देखने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। बात करेंगे भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान की जो तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था वो कब से प्रारंभ हुआ था, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। 14 नवंबर 1939 से प्रारंभ हुआ था। कब? 14 नवंबर 1939 से प्रारंभ हुआ था तृतीय वाचन। ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, तभी इस टारगेट में इंक्लूड किया गया। जो हाल ही में जो टारगेट आता है वो टारगेट मैं आपको करा रहा हूँ, जो मतलब जो एक महीने के अंदर जो भी एग्जाम होते हैं उनसे पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। तो 14 नवंबर 1939 आपको यहाँ पर ध्यान रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। कब अधिनियमित हुआ था, अंगीकृत किया गया था? तो आपको सभी को पता है 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, मतलब बन के तैयार हो चुका था, ठीक है ना। और बात करेंगे 26 नवंबर को, और 26 नवंबर को हमारा संविधान डे मनाते हैं, ध्यान रखना। 26 नवंबर को ही हमारा संविधान डे मनाया जाता है इसी के तहत, ठीक है भाई, अंगीकृत किया था उसी दिन के तहत। तो 26 नवंबर को संविधान डे मनाते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लागू कब होता है वो तो आपको पता ही है, 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। और ये लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको देखेंगे। आज हमारा जो प्रारूप मतलब जो पहले के जो इतिहास है पहला, इसके बारे में पहला ही पृष्ठ, ठीक है भाई, उसको आज हम कवर कर चुके होंगे। तो इसको देखेंगे, भारत की संघीय न्यायपालिका, भारत की संघीय न्यायपालिका निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था, ये बताना है। तो आज हमारा भारत का संविधान का जो विकास है वो हम यहाँ पर खत्म कर चुके होंगे। ये इस बारे का है जो प्रैक्टिस सेट, जो हम 1200 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। 1200 प्लस क्वेश्चन जो प्रत्येक महीना, जो महीने हर महीने में टारगेट आता है उसको मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। महीने का टारगेट 30 दिन में जितने पेपर होते हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे आते हैं वो टारगेट बन के आता है, तो वो टारगेट मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ। तो बात करेंगे भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो आपको सबको पता है जो संघीय न्यायालय जो है वो 1935 के तहत, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, सॉरी मैंने गलत आंसर लगा दिया अभी, वो स्थापित करने की बात कर रहा है, वो किस अधिनियम की बात नहीं कर रहा है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में क्या होता है, हमारा क्या बनता है, हमारा संघीय न्यायालय देखने को मिलता है, जो कहाँ पर, दिल्ली में देखने को मिलता है। कहाँ पर? दिल्ली में देखने को मिलता है। अगर हमसे ये ना देखकर अगर पहले कभी देखा होता 1973 वाला, 1973 के तहत 1974 में जो बनता है, 1974 बनता है जिसके एलिजा एमपी होते हैं, तो आपको वो सही हो जाता। मगर यहाँ पर है तो बिल्कुल आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 1937, क्योंकि भारत का संघ की बात कर रहा है, भारत का संघ है। तो भारत का संघ क्या रहेगा, 1937 में गठित हुआ था। किस अधिनियम के तहत? तो 1935 के अधिनियम के तहत। तो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किए 75 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 75 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं किससे, भारत के संविधान के विकास से। भारत के संविधान के विकास से हमने 75 क्वेश्चन डिस्कस किए, और आपको ये बार बार पढ़ना है, उसको याद करना है, तो क्वेश्चन यही बनेंगे, ठीक है भाई। और कल हम देखेंगे संविधान की उद्देश्यता के बारे में पढ़ेंगे, और विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, और नागरिकता के संबंध जो अगले वाला हमारा चैप्टर रहेगा उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। तो आज इतना ही रहने देते हैं। इन क्वेश्चनों को पढ़िएगा अच्छे प्रकार से,
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान का विकास। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने में जाते हैं। पहला जो सेट है जो विकास है, इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आगे जब आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेंगे मौलिक अधिकार से ज़्यादा क्वेश्चन और नागरिकता से, ठीक है ना, और राष्ट्रपति से। उससे आगे तो बहुत कम ही पूछता है, जो उद्देश्य वगैरह की उद्देश्य प्रस्ताव किसमें आता है ये पूछ लेगा। राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के और राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में ये ज़्यादातर पूछता है। तो उनको सबको हम डिस्कस करेंगे एक तरफ से। तो अभी हमारा जो हमने विकास को कवर किया, कल हम उद्देश्य प्रस्ताव वगैरह नागरिकता को पूरी खत्म कर चुके होंगे, ठीक है भी। तो वीडियो अच्छी लगी हो, पहले कल तो खत्म नहीं होगा क्योंकि वो 100+ क्वेश्चन है, तो उनको हम 2 दिन में देखेंगे 50-50 क्वेश्चन करके। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।